क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो कुछ भी हुआ, जो हमने पिछले हफ्ते देखा, वो न केवल शर्मनाक है, दिल दहलाने वाला है, खौफनाक है, बल्कि बहुत हैरान करने वाला भी है। हैरान इसलिए क्योंकि क्या आज भी हिंदुस्तान के किसी हिस्से में ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि क्या एक सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर ले, हजारों लोग वहां पर एक समानांतर सरकार चलाएं, हथियारों के जखीरों के साथ सरकार चलाएं, और न सिर्फ सरकार वहां से चलाएं बल्कि वहां पर वो हथियारों की फैक्ट्री तक तैयार कर दे, वहां पर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर दे। सोचना अपने आप में बहुत अजीब लगता है, लेकिन जवाहर बाग में ऐसा ही कुछ हुआ था। बहुत कुछ बातें हो रही हैं, लीपापोती हो रही है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से एक रिपोर्ट भी तैयार कर दी है, जो रिपोर्ट कहती है कि दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर अंदाजा नहीं लगा पाई कि वहां पर क्या कुछ हो सकता है, और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई और करीब करीब 29 लोग मारे गए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कोशिश सिर्फ यह है कि अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश की जो तमाम पुलिस प्रशासन है उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती? इस पर आज हम बात चर्चा करेंगे दो टूक में। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पिछले हफ्ते 2 जून को मथुरा के जवाहर बाग में जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था। लेकिन 2 जून की हिंसक घटना के बाद जवाहर बाग पर अवैध कब्जे से जुड़ी जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा चौंकाने और हैरान परेशान करने वाली हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को खुफिया विभाग ने 1-2 बार नहीं, लगभग 40 बार ये रिपोर्ट भेजी कि जवाहर बाग में बड़े पैमाने पर हथियार जमा किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया जाता रहा। उत्तर प्रदेश शासन को जो रिपोर्ट्स भेजी गईं, उनमें साफ कहा गया कि स्वाधीन भारत सुभाष सेना के लोग भारी संख्या में हथियारों से लैस हो रहे हैं। प्रशासन को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई कई वीडियो क्लिप्स भी भेजी गईं, जिनमें स्वाधीन भारत सुभाष सेना के हथियारबंद लोग युद्ध का अभ्यास करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, इन रिपोर्ट्स के आधार पर 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव गृह से मथुरा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई। लेकिन इन तमाम आवेदनों और चेतावनियों के बावजूद अखिलेश यादव सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी। इस हिंसक वारदात के 72 घंटे बाद जब 260 एकड़ में फैला जवाहर बाग पत्रकारों के लिए खोला गया, तब ये तथ्य भी सामने आया कि रामवृक्ष यादव की सेना बाग में हथियार और बम बनाने की फैक्ट्री भी चला रही थी। ये सारे तथ्य साफ इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में आपराधिक लापरवाही बरती। सरकार जरा भी सावधानी बरतती तो 2 जांबाज पुलिस अधिकारियों सहित 29 लोगों की जानें न जाती। आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन तमाम रिपोर्ट्स को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि स्वाधीन भारत सुभाष सेना के रामवृक्ष यादव को सपा के शक्तिशाली नेता और मंत्री शिवपाल यादव का संरक्षण मिला हुआ था। हालांकि शिवपाल यादव इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इन आरोपों को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी, और आज के जो 2 बड़े सवाल दो टूक में हम उठाएंगे, वो सवाल यूं है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा आज का पहला सवाल जो मथुरा के घटना से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल, मथुरा के जवाहर बाग में चल रही अवैध गतिविधियों को क्या सत्ता का संरक्षण हासिल था? यह बड़ा सवाल है, क्या सत्ता का संरक्षण हासिल था? क्योंकि बिना सत्ता के संरक्षण के क्या इतने बड़ा कुछ इंसिडेंट हो सकता है? क्या इतने लोग इस तरह से वहां पर बैठ सकते थे? हमारा आज का पहला सवाल। और हमारा आज का दूसरा सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, वो दूसरा सवाल, मथुरा की घटना क्या उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है? ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है, हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ
तीन मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में जो मौजूद हैं। हमारे साथ श्याम जाजू जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। श्याम जाजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जाजू जी, हमारे साथ सुभाष सिंह जी है। सुभाष सिंह जी स्वदेश के पॉलिटिकल एडिटर हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ से हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की घटना है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि हिंदुस्तान में कभी इस तरह की घटना हुई हो कि इतने हजारों की तादाद में लोग सरकारी जमीन पे इस तरह से अवैध कब्जा करने और वहां पर अपनी समानांतर सरकार चलाएं। क्या आपको लगता है कि बिना सत्ता के संरक्षण के ऐसा संभव नहीं था? देखिए, सत्ता का संरक्षण कोई नहीं था। उन लोगों से निरंतर वार्ता चल रही थी और वार्ता के दौर पे हम लोग सोचे थे कि चीजें का समाधान हो जाएगा जी। लेकिन जब स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई, ये सूचना मिली कि वो नक्सली टाइप गतिविधि में भाग ले रहे हैं और स्वयं वो सत्ता चला रहे हैं, तब शासन ने कड़ी कार्रवाई करी। तो ये जो कहना कि कोई हम संरक्षण था राजनीतिक, ये पूर्णतः असत्य है। जी जी, नहीं, पर नरेश अग्रवाल जी, आप ऐसे कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर ये आप जो बात कह रहे हैं आपके हिसाब से वो सही होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि 40 से ज्यादा खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई थी और बार बार ये बताया गया था कि वहां पर हथियार जमा है, ये बताया गया था वहां समानांतर सरकार चल रही है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां पर युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उस ट्रेनिंग की वीडियो क्लिप्स तक भेजी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार को। क्या इतना सब कुछ अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास जानकारी थी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि कहने का थोड़ी प्रशासनिक चूक थी। बहुत सी रिपोर्ट खुफिया मिली थी और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी राज्य सरकार को इस तरीके की सूचना दी थी, लेकिन राज्य सरकार में कुछ निर्णय लेने में देर हुई। लेकिन इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे थे, इतनी गंभीरता को नहीं किसी ने लिया था जी। लेकिन जब अंत में वहां इस तरीके की निरंतर न्यूज आ रही थी कि वो समानांतर सरकार, समानांतर अपनी करेंसी चलाना चाहते थे, तो फिर सरकार को एक कठोर कदम उठाना पड़ा। जी जी, तो आपने कम से कम नरेश जी एक बात स्वीकार करी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शायद थोड़ी देर से हरकत में आई, लेकिन ये सारी जानकारी जो थी इस पर क्या श्याम जाजू जी आप इस पर, नरेश जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। श्याम जाजू जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, इस इंसिडेंट को? नरेश जी के बोलने में एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, सरकार ने किस कैजुअल पद्धति से इसको देखा है। बगैर सरकार के समर्थन से इस प्रकार की घटना एक रात में तैयार नहीं होती जी। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार की 4 साल में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। मथुरा का घटना ये तो एक मिसाल है। इसके पहले वहां के अपहरण कांड, वहां पे मासूमों की हत्या, वहां होने वाले बलात्कार, वहां होने वाली राजनीतिक हत्या, पत्रकारों पर होने वाले हमले, पुलिस प्रशासन में इंटरफियरेंस, ये सब बातें वहां की गुंडागर्दी, वहां की दबंगई ये बताती है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य कानून व्यवस्था के लिए तार तार हो चुका है। वहां बिल्कुल सुरक्षितता नहीं है और सरकार के इंटरफियरेंस से वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को साइड में रखा जा रहा है जो मेरिट के हैं और उनको साइडलाइन देकर इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर पुलिस पर हमले हुए हैं। पर श्याम जाजू जी, जब आपकी पार्टी कहती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये कहते हैं कि इसमें सीधा सीधा शिवपाल यादव की हाथ है, उनका संरक्षण था, तो सवाल यह है कि ये से आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि इसका कोई सबूत भी आपके पास है? क्योंकि बिना सबूत के आप बात करते हैं तो थोड़ा सा लोगों को हैरानी होती है कि भाई उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक निर्णयों में एक मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा, वहां 4.5 मुख्यमंत्रियों का राज चल रहा है। शिवपाल यादव का एक नाम है, रामकृपाल यादव जी का इंटरफेरेंस है, मुलायम सिंह यादव जी का है, अखिलेश जी है और आजम खान जी चाहे इतना इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जब प्रशासनिक जमावड़ा वहां पर एकत्रित काम करेगा तो कौन से रिजल्ट आने वाले हैं? लोग असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? कार्यक्षम अधिकारी वहां रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश का हाल बनाने का पूरा दायित्व अगर किसका होगा तो वो सपा का है। वहां पे दलितों पे जितने अत्याचार हुए, देश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हुए, महिलाएं वहां असुरक्षित महसूस कर रही है। इस सब बातों के जवाब वहां की सरकार को देना पड़ेगा, ये सब नेताओं को देना पड़ेगा। सुभाष जी, भाजपा जब ये कहती है कि वहां के नेताओं को हिसाब देना पड़ेगा, जाहिर तौर पर हिसाब देने का वक्त आ भी रहा, अगले 1 साल में वहां पर विधानसभा चुनाव है, जनता तो हिसाब मांगेगी, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी या मायावती जो कुछ आरोप लगा रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, उसके पीछे एक पॉलिटिकल, क्योंकि वहां पर चुनाव है, एक राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है, या आपको लगता है वास्तव में जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो सरकार की नाकामी दिखाता है? चुनाव अगले साल हैं, लोग अपने हिसाब से चीजों को डाइवर्ट करेंगे जी।
लेकिन सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कानूनहीनता है, पूरी तरह से अराजकता है। शासन हनक धमक और इकबाल से चलता है। उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल तो पहले दिन से खत्म हो गया। कैसे, किस आधार पे? क्योंकि अखिलेश यादव जिस उम्मीदों के साथ वहां आए थे, लोगों ने बहुत उम्मीदें पाल रखी थी। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा शासन करेंगे। लेकिन महीने 2 महीने के भीतर ही ये पता चल गया ये शासन मुलायम नुमा शासन होगा। और 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते अराजकता जैसा आलम हो गया। पुलिस वालों पर हमले शुरू हो गए। कह रहे हैं कि पिछले कई सालों में अखिलेश यादव ने बहुत कुछ सीखा है। शुरुआत की जो आप बात कर रहे हैं, लोग मानते हैं कि शुरुआत में उत्तर प्रदेश में, जैसे श्याम जाजू जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री कौन है यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। शिवपाल यादव है, राम गोपाल यादव है, मुलायम सिंह है। लेकिन इधर कुछ सालों में कह रहे हैं कि लोग अखिलेश यादव थोड़ा सीखे हैं। अखिलेश यादव सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सीखने नहीं दिया जा रहा है। ये 4.5 मुख्यमंत्री की जो बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां कई मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जो अभी तो चाचा भतीजे की सरकार की बात चल रही है कि शिवपाल यादव की सबसे ज्यादा चल रही है, और रामवृक्ष यादव का सबसे ज्यादा संरक्षण शिवपाल यादव का ही प्राप्त है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 28 महीने से वहां पर 3000, 4000, 5000 लोग बैठे हैं, हथियारों का जखीरा जुट रहा है, पुलिस के कारतूस वहां पहुंच रहे हैं, गैस सिलेंडर, वहां पर सोलर सिस्टम तक जो है, स्विमिंग पूल बना हुआ। सरकार की जानकारी और प्रशासन की जानकारी के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर रामवृक्ष यादव को सरकार में शिवपाल यादव का और बाकी कईयों का समर्थन प्राप्त था। और ये आपने जो कहा कि 40 खुफिया रिपोर्ट गई, ये सही है। ये सही है कि 40 खुफिया रिपोर्ट गई जिसमें ये सारी चीजें बताई गई। और उद्यान विभाग ने 96 नोटिस दिया था वहां के लोगों को कि खाली कर दो। 16 बार वहां के जिला प्रशासन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि वहां की जो स्थिति है ये हमारे बस का नहीं, मुझे फोर्स चाहिए। लेकिन कभी शासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शासन क्या, मुख्य सचिव क्या ध्यान देगा, गृह सचिव क्या ध्यान देगा? जब सरकार ही वहां संरक्षक है तो फिर शासन प्रशासन वहां करेगा। जी, बड़ा सवाल यही है कि इसलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या इस तरह से इतने हजारों लोग किसी सरकार की जमीन पर बैठकर समानांतर सरकार अपनी सत्ता चला सकते हैं? बगैर सरकारी संरक्षण के, बगैर सत्ता के संरक्षण के ऐसा होना मुश्किल लगता है। लेकिन हम इस पर कोशिश करेंगे सपा का जवाब लेने की। पर आरोप तो बहुत सारे हैं, और ये आरोप जो है, आज इन आरोपों में कुछ दम भी दिखता है, कुछ सच्चाई भी दिखती है। इसलिए जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में अपनी सफाई तो देनी पड़ेगी। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मैं प्रतिदिन योग करती हूँ। योग ने मेरा सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वास्थ्य सनन और ऊर्जावान रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। वाओ, नया नेकलेस कितने का लिया? ये तो मैंने पुराने नेकलेस को चेंज करके लिया। पर पुरानी गोल्ड में तो बहुत पैसे काट लेते हैं ना ज्वेलर। अगर ज्वेलरी हॉलमार्क हो तो ऐसा नहीं होता। हॉलमार्क? ये है हॉलमार्क का निशान, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा सोने की गुणवत्ता की कड़ी जांच के बाद ये निशान दिया जाता है। हॉलमार्क यानी शुद्ध सोना। हॉलमार्क यानी खरा सोना। गहने खरीदते समय हॉलमार्क का निशान अवश्य देखें। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर ये खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया, और खाली पैकेट, ये किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो।
सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आपने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन? मेरा मतलब ये वाली 20, ये वाली ना मतलब हाँ वही है। बस अगर अब आपने फ्लैट का पोसेशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। और मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? ये क्या कह रहे हो आप? ये कंज्यूमर फोरम गए तो आप भी गए? क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। हम सब शपथ लेते हैं कि ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां ग्राहक को उसके अधिकार मिलेंगे और गंदगी का नामो निशान न होगा। हम हर सामान जांच परख कर खरीदेंगे, अपने घर व आसपास सफाई रखेंगे और कूड़ेदान का ही प्रयोग करेंगे। हम ग्राहक के रूप में सार्वजनिक स्थलों, बसों, ट्रेन, अस्पतालों आदि का लाभ तो उठाएंगे ही, पर उन्हें गंदा नहीं करेंगे। स्वच्छता पर देकर ध्यान, कामयाब बनाएंगे स्वच्छ भारत अभियान। जागो ग्राहक जागो। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मथुरा में। जिस तरह से हमने देखा कि बीते हफ्ते 2 जून को जो कार्रवाई हुई और 29 लोगों की वहां पर मौत हो गई, उसके बाद जो सवाल, अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, हम उन जानकारियों के आधार पर बात करें, क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कई रिपोर्ट्स वहां पर भेजी गई थी। जानकारी ये भी आ रही है कि जवाहर बाग में जो रामवृक्ष यादव थे, उन्होंने बाकायदा एक छोटी सी एक फैक्ट्री चला रहे थे जहां बम बारूद बनाया जाता था, बाहर से लगातार हथियार आ रहे थे। कैसे ये संभव था, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और इस पर हमारे साथ श्याम जाजू जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि स्वदेश के पॉलिटिकल एडिटर हैं, और हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़े हुए हैं सपा के वरिष्ठ नेता राम नरेश जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अग्रवाल जी, क्या हम बार बार ये बात कर रहे हैं, जो सुभाष जी एक आंकड़ा दे रहे थे, वो कह रहे थे कि 96 बार उद्यान विभाग ने नोटिस दिया और बार बार जो है ये कहा जा रहा था, बार बार सूचनाएं जो है, एक जानकारी ये भी है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह थे उनके पास तक भी ये बात भेजी गई थी और उनको कहा गया, तो उनसे ज्यादा फोर्स मांगी गई थी। और ये फरवरी की बात है, यानी 3 महीने पहले ज्यादा फोर्स मांगी गई थी, लेकिन बार बार किसी कारण से फोर्स नहीं दी गई। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, तो उसके बाद इन बातों को कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं रह गया। मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया है कि कहीं नहीं प्रशासनिक चूक हुई है, उसको देखा जा रहा है, जांच में प्रशासनिक चूक जहां पर से हुई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
ये कहना कि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था या सरकार कार्रवाई करने में संकोच कर रही थी, तो करीब 20-22 बार उन लोगों को बुलाकर बात करी गई, लेकिन वो हठधर्मी करे हुए थे, कभी कभी बात को इग्नोर कर देते थे। तो अंत में सरकार को भी कठोर निर्णय लेना पड़ा और इस निर्णय को मेरे ख्याल देश की जनता को स्वीकारना चाहिए कि जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करे, जो स्वयंभू सरकार चलाने की बात करे, उसके खिलाफ अगर एक्शन हो जाए तो उसको बुरा भी नहीं कहना चाहिए कि उस पर भी कोई राजनीतिक रोटियां सेकने की बात। नहीं सर, एक्शन हुआ वो बिल्कुल ठीक है, उस पर पूरा देश समर्थन भी करेगा अगर इस तरह की कोई समानांतर सरकार चला रहा है। लेकिन बात बार बार वही हो रही है कि एक्शन में देर हुई। आप खुद कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी सी देर हुई, पर भाजपा और बाकी पार्टियां लगातार ये कह रही है कि लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। इसका आप जवाब कैसे देंगे? लापरवाही देर हुई आप मान रहे हैं, पर आप लापरवाही नहीं मान रहे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं क्योंकि भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि उसमें जांच करा दी गई है। जांच में जो लापरवाही के दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी जो सरकार ने घोषणा कर दी है। फिर कहने का सवाल कहां पर उठता? बीजेपी जबरदस्ती इस बहाने उत्तर प्रदेश में अपनी रोटियां सेकना चाहती है, पैर जमाना चाहती, इससे बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। पर क्या आप जांच की बात करते हैं, क्या इसकी सीबीआई जांच के लिए आप तैयार हैं? मैं तो कहता हूं पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ था जी, और जिस तरह मिलिट्री चूक हुई थी और फिर जिस तरह आतंकी मारे गए, या जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेता मारे गए थे और वहां पे नक्सलवाद का खुला नंगा नाच हुआ था, और ये आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद को खुला संरक्षण दिए हुए है और सरकार उनको हफ्ता भी देती है, रैंसम सरकार देती है। उन सबकी भी सीबीआई जांच करा ले, इसके साथ हम स्वीकार करते हैं। आप एक मिनट बने रहिए, क्योंकि आपने जो बात कही इस पे लोगों को जाहिर तौर पर लगता है कि एक दूसरे की ऊपर कीचड़ उछालने का काम शुरू हो जाता है जब एक के ऊपर आरोप लगता है। तो मैं इस पर बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। आप श्याम जाजू जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई सीबीआई की जांच छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुई, पठानकोट में क्यों नहीं हुई? आप यही को राजनीतिक रोटियां ना सेकने की सलाह देने वाले नरेश अग्रवाल जी को मैं पूछना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश के अपराध नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े हैं। वहां पर हर आधे घंटे में एक मर्डर हो रहा है या हत्या का प्रयास हो रहा है। वहां पर हर रोज 10 बलात्कार हो रहे हैं। अखिलाज के राज में हर रोज आधे घंटे में मासूम का अपहरण हो रहा है। हर रोज 17 दंगे हो रहे हैं। ऐसी कानून व्यवस्था करते करते वहां के सब नेताओं के बयान देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बयान है जो शर्मनाक बयान दे रहे हैं। एक बार रामगोपाल यादव जी पब्लिकली बोल रहे हैं चोरी कीजिए पर डकैती मत कीजिए। सुल्तानपुर में बूथ लूटने वाला उनका एक मंत्री है। मुलायम सिंह जी कहते हैं बलात्कार के बैकग्राउंड में कि बलात्कारियों का समर्थन करते हुए कि नौजवानों से कुछ हो जाता है, उनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। दुर्गा यादव वहां की कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बोल रही है उत्तर प्रदेश में भगवान भी सरकार बना ले तो वो कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आ सकती। ये अगर रिस्पॉन्सिबल डिग्निटरीज के बयान है तो आप किस विषय पर देख रहे हैं? किस प्रकार से इस नजरिया है आपका? कौन सा उत्तर प्रदेश आप इमेजिन कर रहे हैं? नरेश अग्रवाल जी, क्या कानून व्यवस्था को थोड़ा हल्के में लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की जब बात होती है? अगर शीशे होते दूसरों पत्थर नहीं फेंकते हैं। अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आप उठा कर देख लें तो 4 राज्य ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध होते हैं जी। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और एक राज्य और के जोड़ने के बाद तो हम ये नहीं कह रहे हैं हम कहीं क्राइम की कोई डिफिनेशन की बात कर रहे हों, लेकिन एनसीबी की रिपोर्ट अगर वो पढ़ लें जो बोल रहे थे श्याम बिहारी जी, तो शायद उसके बाद ही हम पर आरोप नहीं लगाएंगे। और अभी पार्लियामेंट में बात उठी थी जब, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आंकड़े पार्लियामेंट में पेश करे थे। तो वो अगर हम ये कहें कि इन आंकड़ों के आधार पर सबसे ज्यादा क्राइम महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में होता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश की बात करे? अपना जो करें अच्छा और दूसरा करे तो बुरा। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में जो अंतर है वो उसकी जवाब जनता देती रही है और आगे भी देगी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर क्या क्या बयान देते रहे। हरियाणा में जट आंदोलन के नाम पर जिस तरह खुलेआम बलात्कार हुआ और हिंसा हुई,
और वैश्य समुदाय को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, क्या उसका नहीं जांच होनी चाहिए? नरेश जी बात फिर वही हो रही है, लेकिन क्योंकि अब आपने आरोप लगा दिया इसलिए मैं श्याम जी को एक मौका और देता हूं। पर बात वही हो रही है कि हम मथुरा के संदर्भ में, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला था, और क्या हरियाणा का जाट आंदोलन कम गंभीर मामला? महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, क्यों नहीं सीबीआई जांच उसकी होती है? इसलिए मैं कह रहा हूँ नरेश जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस पर श्याम जी से जरूर जवाब लेता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब मथुरा को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन बात ये होती है कि मथुरा से लेकर हम कहीं और पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा मथुरा के सीरियसनेस पे बात करें। लेकिन आपने क्योंकि आरोप लगाया, इसलिए श्याम जी को हरियाणा में पटल के संख्या का अगर आवाज देना होगा तो डेंजरस स्टेट के रूप में आया है। बिहार का नंबर 2 लगा है, वेस्ट बंगाल 4 नंबर है, कर्नाटक 5 नंबर है। ये सदन पर आए हुए आंकड़े बोल रहे हैं। और 4 बम धमाकों को अंजाम देने वाले हुजी को रफा दफा कर दो, ऐसा करने वाले अखिलेश जी को कोर्ट की फटकार सुननी पड़ती है। हत्या, लूट, बलात्कार दुगुने हो गए हैं। थानाध्यक्ष की नियुक्ति में 21% आरक्षण है। मेरा नरेश जी को सवाल है, 21% आरक्षण का क्यों इम्प्लीमेंटेशन? आरक्षण पे आ गए, अब बताइए इनको आरक्षण का जवाब और तुष्टिकरण के लिए मुस्लिम और यादव इनसे डोमिनेंस करके गुंडागर्दी कर रहा। नरेश जी और श्याम जी, एक मिनट में सुभाष जी, आपको लग रहा है कि हम फिर मैंने कहा कि मथुरा जैसा इतना गंभीर जो वाकया हुआ, हम थोड़ा उस पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात कहीं से निकलते हरियाणा से निकल के जो है आंकड़ों तक पहुंच गई। श्याम जी आंकड़े दे रहे हैं, वो हरियाणा की बात कर रहे हैं, पठानकोट की बात कर रहे हैं, पर यह बड़ा गंभीर मसला था जो मथुरा में जो कुछ हुआ, क्योंकि प्रशासनिक चूक, ये बात शिवपाल यादव खुद कह रहे हैं, नरेश जी हमारे साथ जुड़े, नरेश जी खुद कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी सी जो है कार्रवाई करने में देरी हुई। क्या ऐसे मामलों को हल्का लिया जा सकता है? क्या प्रशासनिक चूक कहकर इसको खत्म किया जा सकता है, इस जांच को? ये बड़ा दुखद है। जब हो रही है नरेश जी, नहीं मैं शुरुआती रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जांच तो जाहिर तौर पर होगी। ये बहुत दुखद है कि जिन राजनेताओं पर शासन चलाने की जिम्मेदारी है और जिनके शासन में इस तरह की बड़ी घटना होती है, फेस सेविंग के लिए उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। जी। सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति है उसका आधार हिंसा है। जमीन कब्जाना, गुंडागर्दी करना, जैसा श्याम जाजू अभी संकेत भी कर रहे थे, मैं उतना नहीं जाऊंगा, ये उसकी राजनीतिक संस्कृति में है। ये तो इसमें ये जो कुछ हुआ है वहां पर वो उसको मथुरा से कैसे जोड़ेंगे आप? क्यों मथुरा से? मथुरा केवल मथुरा नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, अखिलेश यादव की जब सरकार बनी थी, मुश्किल से 1 साल हुआ होगा, कुंडा में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, जियाउल हक जैसा सीईओ मार दिया गया, और उस घटना में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्लीन चिट मिली। उसके बाद पुलिस वालों की हत्याओं की ऐसा सिलसिला चला कि जो जा करके बिजनौर में एसपी सिटी की हत्या तक आ गया। नरेश जी बहुत संक्षेप में हम हरेक की बात का जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। चलिए जी, ये सबके हम डिक्टेशन सुनते हुए जवाब दें। मैंने इतना कह दिया कि मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया, जांच हो रही है, और जब वो कुंडा को और वहाँ सब जोड़ के अगर चल रहे हैं तो तमाम राज्यों में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह रोज नक्सलवाद मार रहा है, लोगों का हत्या कर रहा है, जिस तरह लूट हो रही थी, ये सब चीजों पर क्या फायदा? जांच हो रही, जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। नरेश जी उम्मीद करें कि जांच जो है फेयर होगी? बिल्कुल फेयर होगी। अनफेयर का सीबीआई सिर्फ जांच फेयर करती, बाकी कोई जांच, सीबीआई तो गवर्नमेंट की शाखा है। ठीक। जो अभी एक वो 7 दी पर सीबीआई वो एनआईए ने जो रिपोर्ट दी, एक बार रिपोर्ट खिलाफ आई, दोबारा उसके पक्ष में आई, तो हम कहते हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के, चलिए जी केंद्र सरकार के दबाव में काम करेगी। जी नरेश जी समय, श्याम जी आखिरी बात बहुत संक्षेप में, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी तो सीबीआई जांच की बात क्यों और इस पर राजनीति क्यों? सवाल एक प्रसंग के जांच का नहीं है जी, जिस नजरिए से स्टेट चलाया जा रहा है, सांप्रदायिक दंगों की राजनीति हो रही है। जो मथुरा, फैजाबाद, अयोध्या, जगह जगह पे 600 सांप्रदायिक दंगे हुए, केवल मुस्लिम और यादव की वोट बैंक के राजनीति के लिए प्रदेश का कुछ भी हुआ तो चलेगा। ये जो राजनीति है और जो गुंडागिर्दी की राजनीति है, दबंगई की राजनीति है, इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा। ये शर्मनाक राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। जी चलिए, ये श्याम जी का कहना है। श्याम जी उस जांच में भरोसा नहीं कर रहे, जाहिर तौर पर उम्मीद बहुत हमें उस जांच से नहीं है, क्योंकि जैसे बार बार बात हो रही है, बिना राजनीतिक और बिना सत्ता के संरक्षण के मथुरा में जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक पूरा गिरोह चल रहा था, वो बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है। इसलिए उसी सत्ता से हम उम्मीद करें कि फेयर जांच होगी, ये उम्मीद
करना थोड़ा सा बेईमानी होगा, लेकिन फिर भी मामला आगे बढ़ा है। लेकिन असली फैसला तो देश की और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच होगा। 1 साल रह गया चुनाव होने में, लेकिन चुनाव से अलग हटके भी देखो तो यह मामला बहुत गंभीर है और देश को सोचना होगा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए राज्य सरकार को और देश की तमाम सरकारों को इसके लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जाजू जी, सुभाष जी आपका, और नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।